जय हिंद साथियों, केपी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोग जो है एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बिहार से सीजीएल 4 और इंटर लेवल का जो भी एग्जाम होने वाला है और बिहार में जो भी एग्जाम होने वाला है, चाहे वो बीपीएससी टीचर हो, चाहे वो बिहार दरोगा हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो, जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, वो सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला ये एक सीरीज है और रेगुलर बेसिस पर ये सीरीज मिलता रहेगा। इस सीरीज में क्या है ना कि हम लोग डेली 50 क्वेश्चन जीके जीएस जीके और साइंस का क्यूज करेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है, डेली सुबह 8 बजे आ जाएगा और इसमें जो है आपका जो भी क्यूज होगा, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपका बहुत सारे पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस जो रहता है उसका क्वेश्चन, बहुत सारा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन, तो इस प्रकार से जो है पूरा मिक्सअप क्वेश्चन चलते रहेगा, मिक्सअप डिस्कशन चलते रहेगा, जो आपके रिवीजन के लिए, रिवीजन के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे आप लोग गांव में जीडी करते हैं, क्यूज करते हैं, उस हिसाब से उस पर्पज को देखते हुए हम ये वीडियो सीरीज चालू कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो है ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और जैसा लगेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्यूज का स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, माइंड मास्टर्स शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है नमिता अरोरा, दूसरा है अनार अली, तीसरा है एन चंद्रशेखरन, चौथा है विश्वनाथन विश्वनाथन आनंद। आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, आप जरूर कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बोलिएगा या आप अपना कमेंट सेक्शन या आपका एक कॉपी ले लीजिए, उस कॉपी पे आप आंसर लिखते चलिएगा और आपको आप मिलाइएगा कि आपका 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद, यानी कि माइंड मास्टर शीर्षक पुस्तक के लेखक जो है विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेर नहीं पाया गया है, हिरन है, गैंडा है, हाथी है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में, ठीक है, लेकिन शेर जो है नहीं पाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए और इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? ये आपको जो ऑप्शन में बताना है कि केवल एक, केवल दो, तीन, एक, तीन या ये सभी, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ये बुद्ध के समकालीन कौन कौन से राजा थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3, यानी अजातशत्रु और प्रसेनजित। अजातशत्रु और प्रसेनजित जो है बुद्ध के समकालीन थे और ये बुद्ध के समकालीन का मतलब बुद्ध के समय के राजा थे। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन थोड़ा सा छोटा करके दिखा देते हैं। हाँ, आप यहाँ पर जो सुमेलित कीजिए, जैसे यहाँ पर कुछ ग्रंथ दिया गया है और इसका जो है मूल मतलब ग्रंथकार यानी कि लेखक का नाम दिया गया और ग्रंथ का नाम दिया गया है। आप इसको मिलाइएगा और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप हमको बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है बी नंबर। तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। देखिए, आपका जो है बारहमिहिर का लेखक कौन है? सॉरी, बारहमिहिर किसका लेखक है? तो बृहत संहिता के लेखक जो है बारहमिहिर है। उसके बाद आपका विशाख दत्त किसका लेखक है? तो विशाख दत्त जो है, तो देखिए ऑप्शन में जो है विशाख दत्त का लिया गया है देवी चंद्रगुप्तन। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। और मुद्रा राक्षस के भी लेखक जो है ना विशाख दत्त है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला मिलान है शूद्रक। शूद्रक किसकी है? तो शूद्रक जो है, शूद्रक मृच्छकटिकम का जो है ये लेखक है। मृच्छकटिकम का लेखक शूद्रक है। और उसके बाद जो है बिल्हन किसका लेखक है? तो बिल्हन जो है विक्रमादेव चरित्रम का जो है लेखक जो है विक्रमादेव देव चरित्रम का लेखक बिल्हन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है, यानी कि युद्ध दृश्य से संबंधित है, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य से भी संबंधित था, दरबारी चित्रण से भी संबंधित है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है मुद्रण चित्रकला के विषय में सत्य है। अगला प्रश्न है, किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था?
तो इसका आंसर हमको दीजिए कमेंट सेक्शन में, या आप अपने कॉपी पर लिखिए इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा जयसिंह। राजा जयसिंह जो है शिवाजी को पूर्ण कवच, पूर्ण वचन यानी कि सुरक्षा वचन दिया था और मुगल को दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था। किसने? तो राजा जयसिंह ने ये जो है वचन दिया था। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है और यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा ऑप्शन भी दे देते हैं, ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए आपको जो है कुछ सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है, और क्या चीज के जो है संस्थापक कौन है, तो इसके लिए जो आपको मिलाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बंगाल में दोहरा शासन के लिए जिम्मेवार कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में जो है बंगाल में दोहरा शासन लाया गया था। उसके बाद आपका जो है अंग्रेजी शिक्षा किसने लाई थी? तो विलियम बेंटिंक ने जो है अंग्रेजी शिक्षा लाई थी। उसके बाद आपका जो है प्रेस पर प्रतिबंध हटाना किसने, प्रेस पर प्रतिबंध किसने हटाया था? किसके शासन में हटाया गया था? चार्ल्स मेटकॉफ के शासनकाल में जो है प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया गया था। और बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग डूटिये। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए जो है साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन हुआ था। आपको बता दें कि साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था और 1928 ईस्वी में जो है वो भारत आए थे साइमन कमीशन। तो इसके विरोध में जो है बहुत सारे नारे लगे थे और इसी नारे में जो है, इसी आंदोलन में जो है लाला लाजपत राय अगुवाई कर रहे थे और उनके ऊपर जो है उनके सर के ऊपर लाठी चली और उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने जो है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। इसलिए जो है रॉलेट एक्ट के खिलाफ बहुत भयानक बवाल हो गया था और जिसका रिजल्ट था, जिसका परिणाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, 1854 ईस्वी के वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था, यानी कि 1800 पहले यहाँ पर तो एक चीज ध्यान रखेगा, वुड डिस्पैच नीति कब लाया था? 1854 ईस्वी में लाया गया था। और उस समय जो है शासनकाल किसका था? तो आपका जो है आपका लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था 1853-54। ठीक है, तो उसमें जो शिक्षा लाया गया था उसका लक्ष्य क्या था? आप ऑप्शन देखिए और इसका आंसर जो आप अपने कॉपी में लिखिए, बाद में मिलाइएगा कितना सही हुआ है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान, संस्कृति को बढ़ावा देना। देखिए अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज भारत पर शासन तो किया, लेकिन किस तरीके से किया? भारत पर जो है ना, अंग्रेज अभी भी भारत के ऊपर शासन कर रहा है, एक तरह से मान के चलिए। कारण क्या है कि अंग्रेज अपना संस्कृति जो है हमारे ऊपर लाद दिया, अपना जो है भाषा, अपनी संस्कृति, अपने कैरिकुलम सब हमारे ऊपर लाद दिया गया। आज अभी जो है सीबीएसई मीडियम में आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि सभी चीज जो है वेस्टर्न कल्चर के अनुसार चला जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है भारत, अंग्रेज जो है अपना संस्कृति हमारे ऊपर लाद कर गया है, हमें आजाद तो कर दिया लेकिन अभी तक हम आजाद, उनकी संस्कृति से अभी तक आजाद नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है, सही युग्म चुनिए, इसमें से कौन सा जो है सही युग्म है वो हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो का मंदिर कहाँ है? चंदेल में है। ठीक है, चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था खजुराहो का मंदिर। ठीक है, किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो खजुराहो का मंदिर जो है चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खगोलीय इकाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 है,
तो स्थानीय मानक में कितना का अंतर हो जाएगा? तो स्थानीय मानक में जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 घंटा का अंतर हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी पर अगर 15 डिग्री का अंतर है देशांतर में, तो समय में जो है 1 घंटा का अंतर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? ऑप्शन आप पढ़िए और इसका आंसर आप अपनी कॉपी में लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। जब समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो लवणता और गहराई दोनों बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, K2, जो कि जो है पीओके में है, अभी भारत के अंतर्गत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग इसको सर्वोच्च पर्वत शिखर मानते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सर्वोच्च शिखर कौन है, तो भारत में सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा, ठीक है, जो कि सिक्किम में है। ये वर्तमान भारत में है और ये पीओके में है। हालांकि भारत इसको अभी अंग मानता है, तो इसलिए जो अगर सिर्फ भारत का सर्वोच्च शिखर मानता है, भारत के सर्वोच्च, तो K2, अब भारत में तब कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुसैन सागर झील, कर्नाटक। ये सुमेलित नहीं है। देखिए, लोकटक झील मणिपुर में सही है, शामर झील राजस्थान में है, ये भी सही है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। लेकिन हुसैन सागर झील जो है आपका कहाँ पर है? तो हुसैन सागर झील आपका तेलंगाना में है, तो ये सही नहीं है। हुसैन सागर झील आपका तेलंगाना में है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व क्या है? छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व क्या है, आप हमको बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम उद्योग के कारण। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व क्या है? तो एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम उद्योग जो है छत्तीसगढ़ में कहाँ पर फेमस है? तो कोरबा में जो है एल्युमिनियम उद्योग फेमस है। अगला प्रश्न है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है, ये हमें बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, राजा जी राष्ट्रीय पार्क जो है आपका जंगली हाथी के लिए जो है फेमस है। आप हमको ये बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि राजा जी नेशनल पार्क जो है किस राज्य में पड़ता है? ठीक है, किस राज्य में राजा जी नेशनल पार्क है, ये हमें खोज कर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो राजा जी नेशनल पार्क जो है हाथी के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लाई देश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है। फ्लाई एश देश नहीं, फ्लाई एश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है। तो इसका ऑप्शन बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापीय शक्ति संयंत्रों से, यानी थर्मल पावर प्लांट से जो है फ्लाई एश पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। आप इसका आंसर जो है आप अपने कॉपी में लिखिएगा या कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियना सम्मेलन जो है 1982 में नहीं होकर वियना सम्मेलन जो है 1985 में हुआ था। याद रखिएगा, वियना सम्मेलन जो है 1985 में हुआ था। ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था। पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था 1972 ईस्वी में, ये सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 ईस्वी में हुआ था, ये सभी सही है। लेकिन वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में हुआ था, ओजोन संरक्षण से संबंधित। अगला प्रश्न है, कॉर्डेमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं, यानी कि कॉर्डेमम पहाड़ियां जो है किन किन राज्यों के सीमाओं पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल और तमिलनाडु के बीच है। कॉर्डेमम पहाड़ियां जो है केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है
स्मारक सुमेलित है, यानी कि उसका स्थान जो है सही सही बताया गया है। ऑप्शन है एक ABCD, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप अपने कॉपी पे लिखिएगा या कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए, पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान जो है चंपानेर में है, ये सही है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन रेलवे स्टेशन जो है मुंबई में है, ये भी सही है। मावलनपुरम तमिलनाडु में है, और सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में है। ये चारों जो है अपने अपने स्थान पर सही है, यानी कि सही सही इसका स्थान बताया गया है। आप याद रखिएगा कि पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान चंपानेर में है। छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। मामल्लपुरम तमिलनाडु में है, और सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किसका सर्वाधिक ऋणी है? आप हमको बताइएगा, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में जो है एज इट इज बहुत सारा चीज, यानी 60 से 70% चीज जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, तो उसका सबसे बड़ा ऋणी है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है, हम सिर्फ आपको ऑप्शन दिखाते हैं कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से पढ़ के उसके बाद इसका आंसर हमको बताइएगा। हम एक एक करके जो है पूरा डिस्कशन करते हैं। तो पहला बोल रहा है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन असमानता, ये गलत है। देखिए, जितना मुख्य चुनाव आयुक्त का अगर अधिकार है उतना ही अन्य चुनाव आयुक्त का अधिकार होगा, तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त होने की क्या फायदा? तो ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है कि मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, ये सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है उतना ही वेतन दिया जाता है जितना उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को दिया जाता है। तीसरा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है, ये भी सही है कि जिस प्रकार से जो है किसी मुख्य चुनाव न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरीके से जो मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जा सकता है उसके पद से। और अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेने के दिन तक जो पहले होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती है। देखिए, 5 वर्ष तो सही है, लेकिन 62 वर्ष के जाए 65 वर्ष होना चाहिए। तो 5 वर्ष या 65 वर्ष कोई भी पहले पूर्ण जाता है तब उनका जो है कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 और 3 सही है। यहाँ पर जो है जो वेतन होगा वो मुख्य न्यायाधीश के लेवल का होगा, और उनको जो मुख्य न्यायाधीश के जैसे हटाया जाता है उसी प्रकार से इसको भी हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, वह रीट, उस रीट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंडेमस। उस रीट को जो है मैंडेमस कहा जाता है, जो उच्च न्यायालय के द्वारा जो है कार्यपालिका को उसके कर्तव्य उसके कार्य करने के लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन के त्रिस्तरीय संरचना है। हमारे भारत में जो है पंचायती राज का जो है व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है, और इसको जो है लागू किया गया था। देखिए 1992 में इसका आया था, ठीक है, और इसको लागू किया गया था 73वां संविधान संशोधन 1993 में, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1993 जो है पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था, और ये कैसी अधिनियम है? तो त्रिस्तरीय अधिनियम है। सबसे पहले हमारे राजस्थान राज्य में आया था पंचायती राज अधिनियम, उसके बाद जो है आपका शायद आंध्र प्रदेश राज्य में, ये कंफर्म हो जाइएगा, शायद आंध्र प्रदेश राज्य में ही आया था, ठीक है। आप गूगल पे एक बार सर्च मार लीजिएगा कि क्या सेकेंड बार जो है आंध्र प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम आया था, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे हिसाब से तो आंध्र प्रदेश होनी चाहिए जैसा हमें याद है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित अनुच्छेद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए अनुच्छेद 19 के ए में, 19 के ए में जो है 1 के अ में, यानी कि 19 के 1 के अ में जो है भारत का संविधान प्रेस की आजादी की व्यवस्था अंतर्निहित है। ठीक है, अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी व्यय, रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारी। अगर देखें, राजकोषीय घाटे का अर्थ ये होता है कि अगर सरकार रिजर्व बैंक के अलावा किसी अन्य वित्तीय संस्थान से विदेश से अगर कर्ज लेती है तो उसको कहा जाता है राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये सभी आंसर दे सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ जो है एक ऐसी संस्था है जो कम समय के लिए ऋण प्रदान करता है, जबकि विश्व बैंक जो है आपको बहुत लंबे समय के लिए ऋण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आप इसमें आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, ये बियाना में है। कहाँ है? तो बियाना में है, और इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की मुख्यालय कहाँ है? तो बियाना में है, और इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुआ था। बाकी बचा का भी डिस्कशन कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन में है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ वाशिंगटन डीसी में है, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण बियाना में है। अगला प्रश्न है विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुगतान संतुलन से। विदेशी व्यापार का भुगतान जो है भुगतान संतुलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी परिक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये तीनों घटनाएं के कारण जो है हमें बारिश के समय में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है शुष्क सेल जिसको बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। देखिए शुष्क सेल में जो है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट इस्तेमाल किया जाता है विद्युत अपघटक के रूप में। अगला प्रश्न है पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए चांदी के कप का बदरंग हो जाना, एक बार चांदी का कप जो है बदरंग हो गया तो फिर उसको वापस आप नहीं ला सकते हैं, तो ये एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद जो है नेप्थलीन के पिंडों को ऊर्ध्वपातन, ये तो भौतिक परिवर्तन है, फिर से उसको जो है नेप्थलीन में बदला जा सकता है। जल का विद्युत अपघटन हो जाना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। भाप का संघनन होना, ये भौतिक परिवर्तन है। तो 1 और 3 जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है, और 2 और 4 जो है आपका भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि भाप जो है अगर एक बार बनेगा तो फिर उसको जो है वापस पानी में बदला जा सकता है, लेकिन जल का विद्युत अपघटन हो गया तो ये आपको जो है फिर उसको वापस नहीं ला सकते हैं। तो जल का विद्युत अपघटन और चांदी के कप का बदरंग हो जाना, ये दोनों रासायनिक परिवर्तन है आपका। अगला प्रश्न है 2, 4 और 8 ओम परिणाम वाले 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? आप हमको जरूर बताइए इसको। देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए 2 प्रकार की फॉर्मूलाएं होती है। तो यहाँ पर आपका जो है समांतर क्रम में जुड़ा होता है, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r डॉट 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 ऐसे चलते रहता है। तो यहाँ पर हमको जो है कितना दिया हुआ है, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अगर हम 8 एलसीएम ले लिए तो 4 दूना 8, यहाँ पर 4 दूना 8, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 4 2 6 1 7, 7/8, यानी कि यहाँ पर जो है 0 से कम
0 से कम आपका जो है पॉइंट में आपका आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए 2 ओम से कम, 2 ओम से अधिक किंतु 4 ओम से कम, 4 ओम 14 ओम। तो यहाँ पर आपको 0 के आसपास पॉइंट में आपका ऑप्शन आने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 ओम से कम। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला बोल रहा है कि 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस भाप तथा 100 डिग्री पर सेल्सियस पर उबलते उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। तो देखिए इसका हम आंसर पहले ही डिस्कस कर देते हैं। इसमें केवल 3 सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर भाप है और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलते हुए जल है, तो ये दोनों का जो है ना ऊष्मा का मात्रक अलग अलग होगा। क्योंकि भाप में जो है गुप्त ऊष्मा होता है और यही गुप्त ऊष्मा के कारण जो है हमें भाप से जलन ज्यादा महसूस होता है। तो ये गलत है। दोनों का जो है वाष्प ऊष्मा की मात्रा एक समान नहीं होगी। भाप का ज्यादा होगा और जल का कम होगा। अगला पॉइंट है कि बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की बाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, ये भी गलत है। तीसरा है वातानुकूल के कक्ष में वायु से बाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है और द्रवनित्र कुंडली पर ऊष्मा का निःसरण होता है, ये तीसरा सही है। बाकी बचा 2 गलत है। अगला प्रश्न है कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप इसका आंसर पढ़कर हमको दीजिएगा। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के अच्छा से पढ़िए और इसका आंसर या तो कमेंट सेक्शन में लिखिए नहीं तो अपनी कॉपी में लिखिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण आती है। ठीक है, जल में जो अस्थायी कठोरता क्यों आती है? तो उसमें विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। ठीक है, और आपका जो है दूसरा क्या बोल रहा है? तो दूसरा बोल रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जाती है, नहीं ये गलत है। जल की अस्थायी कठोरता जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है। जल की अस्थायी कठोरता जो है उबालने से समाप्त की जा सकती है। तीसरा है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए फाल्कन विधि का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। जल की अस्थायी कठोरता क्लार्क विधि द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है। सिर्फ 1 और 2 सही है कि जल में अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है और इसे उबालकर जो है समाप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है, तब वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह प्रक्रिया जो है टेम्परिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील तत्व जो है फ्लोरीन है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है स्पंस सस्पेंस लेंस यानी कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? सस्पेंस लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूसाइट से। संस्पर्श लेंस जो है ल्यूसाइट से बनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चन 50 या 48 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए होंगे और इस प्रकार से आपको डेली सीरीज मिलता रहेगा और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।